जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द मेजर कल्सी क्लासेस। आप सभी को पता है यूपीएससी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट हर साल कराती है सीएपीएफ को। ओके, इस बार जो 2024 में होना है वो 4 अगस्त को होना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी, लेकिन हमारी तरफ से भी आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा सुझाव है कि इन आगे आने वाले 60 दिनों में हम अपनी इस तैयारी को कैसे करें या फिर कैसे अप्रोच दें उसको कि हम कम से कम कट ऑफ मार्क्स से 20 मार्क्स ज़्यादा लेके आए। आप लोगों को पता होगा पिछली बार कट ऑफ जो जनरल की गई थी ऑलमोस्ट वो 95 के अबव थी, थोड़ी सी 96 के बिलो थी। ओके, इसका मतलब ये है ऑलमोस्ट वो इसी पैटर्न पर रहती है। और फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पेपर में कट ऑफ काफ़ी हैवी रहता है, तो आपको उसके लिए भी तैयारी करनी रहती है। सेकंड पेपर की स्ट्रैटेजी को प्रांजलि मैम पहले से डिस्कस कर चुकी हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो हम इसको कमेंट बॉक्स में या तो पिन कर देंगे या फिर आई बटन पर इसको लगवा देंगे। ठीक है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। हम आपके सामने फर्स्ट पेपर को लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। फर्स्ट पेपर में आपको पता है हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, करंट अफेयर्स आता है और एक नया सेक्शन जो चल रहा है, हालांकि वो ज्योग्राफी का पार्ट होता है और वो है एनवायरनमेंट। और इसके अलावा जनरल साइंस आता है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा जो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के तहत आपका ये फर्स्ट पेपर पूछा जाता है, यानी फर्स्ट पेपर का जो नाम है वो है जनरल एबिलिटी। कुछ लोगों को आपको पता होगा, कुछ लोगों को बिल्कुल एकदम नए होंगे, शायद उनको ना पता हो। जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, क्या नाम है? जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, ये आपके फर्स्ट पेपर का नाम है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि इसमें फर्स्ट पेपर में जीके के सेक्शन के अलावा, यानी कि जीएस के सेक्शन के अलावा आपको रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथमेटिक्स, ये भी पूछे जाते हैं। ओके, रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं होते और इजी टू मॉडरेट ही रहते हैं, और क्वांट के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत टफ नहीं होते हैं। नॉर्मली अगर आप 10th लेवल तक का किए हुए हैं, हालांकि नाम 10th लेवल का आता है लेकिन क्वेश्चंस थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो उसमें भी आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए अगर आपके जीएस सेक्शन में आप कमज़ोर हैं तो। ठीक है, इस नाम से ये पहला पेपर आएगा, ये पेपर फर्स्ट रहेगा आपका। ठीक है, पेपर फर्स्ट रहेगा। इसमें आपको 125 क्वेश्चंस मिलेंगे, 125 क्वेश्चंस मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, इसलिए 250 मार्क्स का ये रहेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन 60 दिनों में क्या करें, कैसे करें कि एटलीस्ट इन 125 क्वेश्चंस में से हम कैसे 80 to 100 के आसपास पहुंच जाए। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, और आप अगर इसमें से इतना कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, मोर देन एनफ भी कहा जा सकता है। सवाल ये है कि हमको अगर ठीक ठाक पता चल जाए कि कहाँ किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, हम किसको कितना बैटिस दे दें, तो हम इस बात के निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, इस कंक्लूजन पर आ जाएंगे कि हमें इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दे देना है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं, जब भी कोई भी एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, तो आप ये गांठ बांध लीजिए कि हमेशा ही जो पॉलिटी का पोर्शन है, विशेष रूप से सीएपीएफ में पॉलिटी का पोर्शन आपको हमेशा डोमिनेट करता दिखाई देगा पेपर को। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रोसीजरल क्वेश्चन होते हैं। सीएपीएफ में प्रोसीजरल क्वेश्चंस का मतलब होता है कि वो पूरा का पूरा प्रोसीजर पूछेंगे आपसे। शायद ही कभी ऐसा होता है कि आपसे वन लाइनर सवाल पूछा जाए, ऐसा मुश्किल ही मिलेगा। जब भी आप देखेंगे तो कम से कम 15 to 20 क्वेश्चंस, यानी मैं मान लेता हूँ ऑन एवरेज आपको यहाँ से 80 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 18 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 18 क्वेश्चंस मिलेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से। आप लोगों के लिए सलाह ये है कि अगर आप इसमें से पार्लियामेंट वाला क्वेश्चन, जो पार्लियामेंट वाला सेक्शन है, ठीक है, यानी पार्ट 5 विशेषकर जो पार्लियामेंट है, पार्ट 3, पार्ट 4, हम ऐसे बोल सकते हैं पार्ट 3 प्लस पार्ट 4 प्लस पार्ट 5। अगर इस पार्ट 5 तक आप इसे ठीक से कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यानी इन 18 क्वेश्चन में से कम 10 to 12 क्वेश्चंस आपको इन्हीं 3-4 हिस्सों से मिल जाएंगे। एक बात और ध्यान रखें, आपको जो PYQs हैं वो ज़रूर लगा लेने हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि PYQs भाई हूबहू आते हैं, एज इट इज़ नहीं आते हैं, हाँ, लेकिन जो PYQs होते हैं वो हमेशा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस सीएपीएफ में पूछ ले जाते हैं, सीडीएस के पूछ ले जाते हैं, एनडीए के पूछ ले जाते हैं। सीएपीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस एनडीए के पूछे, जबकि एनडीए 12th लेवल का एग्जाम होता है। ये एनडीए यूपीएससी कराती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सीएपीएफ के एग्जाम में जो पॉलिटी का वेटेज रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, और बहुत सबसे ज़्यादा का मतलब ये इन टर्म्स ऑफ आप बोल सकते हैं ईज के आधार पर, मतलब बहुत आसानी से आप इनको डील कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो पोर्शन देखने को मिलेगा आपको, वो हिस्ट्री का मिलेगा। ठीक है,
हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं 20 से 25 के आसपास होते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप मिडिवल हिस्ट्री में जाएँ। मिडिवल हिस्ट्री बहुत लेंदी भी हो जाएगी, एंशिएंट भी बहुत लेंदी हो जाएगी। आपको मॉडर्न पर स्पेशली फोकस करके रखना है, और मॉडर्न पर भी नेशनल मूवमेंट। अगर मान लेते हैं कि मॉडर्न के नेशनल मूवमेंट से अगर 15 क्वेश्चन आए, 10 भी आए, तो आपके ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होते दिखाई देंगे। यानी आपको पॉलिटी में आपने पढ़ा तो पूरा होगा। मैं तो ये तो नहीं कह सकता आपसे कि 2 महीने में आप पहाड़ तोड़ देंगे, हाँ, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप उसकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को अपनी को टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा सा डायरेक्शन दे देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मॉडर्न हिस्ट्री में से आपको नेशनल मूवमेंट को स्पेशली पढ़ना है, और नेशनल मूवमेंट में भी आपको गांधीवाद पढ़ लेना है। गांधीयन एरा है जो 1917 से स्टार्ट होता है और 1947 तक जाएगा। ठीक, जो गांधीयन एरा है ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करता दिखाई देगा। ठीक है, हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री में मैं 2 बात और बता दूंगा। एंशिएंट हिस्ट्री में, मॉडर्न में तो आपने ये देख लिया, जो एंशिएंट वाला पार्ट है आप इसमें से रिलीजन वाला पार्ट नहीं छोड़ेंगे। रिलीजन वाला पार्ट इट मीन्स इसमें से आपको बुद्धिज्म वो कवर करना ही है, इसको इसकी तह तक, यानी कहते हैं ना इसके बेस तक पहुंच जाना है। बुद्धिज्म के साथ साथ जैनिज्म, और एक जो 2 टॉपिक और रहेंगे वो है गुप्ता एज की कल्चर, है ना। इसी में गुप्ता कल्चर आपको जरूर देखना है, गुप्ता की कल्चर और इकोनॉमिक सिस्टम, क्योंकि यूपीएससी को कल्चर और इकोनॉमी से काफ़ी लगाव है। संस्कृति भी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन भी चाहिए, दोनों चाहिए। बाकी आप अशोक को नहीं छोड़ सकते। यदि आपने अशोक को छोड़ा तो आपके 2-3 क्वेश्चन छूट जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, छूट सकते हैं। मिडिवल इंडिया को मैं कहूँगा कि गोली मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हाँ, अगर हो सके तो एक बार सूफी और भक्ति मूवमेंट जो मिडिवल इंडिया का पार्ट है वो देख लीजिएगा। और हाँ, विजयनगर और बहमनी एम्पायर जो साउथ इंडिया वाले रीजन में आते हैं उनको तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन फिक्स है, वो मिलेगा ही मिलेगा, वो हर बार मिलता है। पता नहीं वहाँ से कसम खा के बैठा रहता है, यूपीएससी वो आपको पक्का देने वाला है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि कसम खा के हम पढ़ेंगे ही नहीं, नहीं, वो टॉपिक जरूर पढ़ने हैं आपको। ठीक है, अब हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, तो ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, ज्योग्राफी से भी उतने ही क्वेश्चन आते हैं लगभग जितने हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन ज़्यादा दिखेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा दिखेगी। इसके लिए बेहतर तरीका यह है कि आपके पास जो PYQs हैं आप उस PYQs को तैयार कर लें। दूसरा तरीका यह है कि जो 11th क्लास की फिजिकल जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, जो NCERT है, आप उसको तैयार कर लें। आपके यहाँ से अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से 10 या 12 सवाल आते हैं तो गारंटी कहता हूँ कि आप कम से कम अगर 12 आएंगे तो 10 यहाँ से मिलेंगे। ठीक, और अगर 10 आएंगे तो 8 यहाँ से मिलेंगे, मिल ही जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ट्रांसपोर्ट वाले सेक्शन जरूर देखना है। ट्रांसपोर्ट वाले सेक्शन से, जैसे कि स्पेशली पोर्ट वाला जो सेक्शन है वो जरूर देखना है। लेक्स वाले सेक्शन है, रिवर्स वाला सेक्शन है, ये कुछ 2-3 सेक्शन ऐसे परमानेंट सेक्शन है जहाँ से यूपीएससी हमेशा सवाल उठा के पूछता रहता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर 4 अगस्त को पेपर है तो आप मान के चलिएगा कम से कम आपसे 10 जुलाई तक का करंट पूछा जा सकता है। इतना एडवांस पूछता है CAPF में, इतना यूपीएससी में प्रीलिम्स में नहीं पूछता है, IAS वाले में नहीं पूछता, लेकिन CAPF में वाले बहुत एडवांस आगे सवाल पूछता है। ठीक है, आपको कम से कम 10 जुलाई तक का करंट अफेयर तैयार करके रखना है, और करंट अफेयर से आपको 20 से 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके फ्री के होते हैं। फ्री के क्यों होते हैं? आप खूब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, खूब हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे। बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, अगर कम से कम इतने में फोकस करते हैं तो हम फोकस रह के काम को जरूर कर सकते हैं, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन जो करंट अफेयर का जो सेक्शन है जिसको 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और रियलिटी है, मजाक नहीं। आप सोच के देख लीजिएगा तो ये कितने क्वेश्चन तक पहुंचा देगा आपको। मान लीजिए 20 ही मिल जाएंगे तो आप 20 में से कम 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आप आसानी से डील कर सकते हैं। 15 सवाल ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगली बार हम आपको ट्रेंड एनालिसिस भी ला के दिखा देंगे कि हाँ भाई कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नहीं तो अब पेपर होने के बाद आपको दिखा देंगे। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि पहले आप इतने पे काम कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने से इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने से इतने क्वेश्चन आते हैं, ऑन एवरेज यही रहता है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि यूपीएससी का कोई फिक्स पैटर्न हो। यूपीएससी जानी ही इसलिए जाती है कि भाई वो अनप्रिडिक्टेबल कमीशन है, यानी उसका कोई पैटर्न नहीं है, यही उसका एक पैटर्न है। फिर भी आपको 20 से 25 से अभी देखा जाए तो 2020 में तो ये 9 क्वेश्चन ही आए थे करंट अफेयर से। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन इससे पैसे जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2016 में चले जाएँ तो 2016 में 26 क्वेश्चन आए थे, अब क्या करेंगे। ठीक है, कभी कभी 30 तक पहुँचा दिया जाता है, तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसीलिए आप तैयार करके रखेंगे कि कम से कम 15 सवाल यहाँ से आने की उम्मीद रहेगी। और देखें, करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उनका सीधा सीधा लिंक देखने को मिलेगा आपको, एनवायरनमेंट से मिलेगा और इकोनॉमिक्स से मिलेगा।
2 सब्जेक्ट को वो करंट से लिंक करके पूछेगा। तीसरा रहा ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी भी बहुत कुछ करंट से लिंक कर देगा। तो लगेगा आपको सवाल ज्योग्राफी का है लेकिन रहेगा करंट का, लगेगा करंट का लेकिन रहेगा ज्योग्राफी का, तो वो आपस में मिक्स करके पूछ देता है। ठीक है, अब अगर हम दूसरे पेज पर चलें, हमने आपको बताया है क्या क्या बता दिया है, हमने आपसे करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिया है। करंट अफेयर के ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 20 मान लेते हैं। पॉलिटी के मैंने कहा है आपको कि 18 क्वेश्चंस आने वाले हैं। हिस्ट्री से भी हम 20 मान लेते हैं, हिस्ट्री से ऑन एवरेज 20 मान लेते हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का रोल ज़्यादा है। ज्योग्राफी का हम इसको 20 मान लेते हैं। ठीक है, अब रहा काम इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स थोड़ी सी सब लोगों को परेशान करने वाली चीज़ होती है, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअलाइज सब्जेक्ट है। अगर आप इसको रटने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, देन यू विल नेवर गेट सक्सेस। आप सब हल तो कम से कम नहीं होने वाले, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में नहीं होने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती तो आप CAPF क्वालिफाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके बाकी सेक्शंस कमज़ोर हैं तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जिस किसी को नहीं आती हो तो अब 2 महीने में कम से कम सीखने की तैयारी तो बिल्कुल ना करें। जिसको आती हो वो इसको रिवाइज जरूर कर ले। इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में आपको कुछ सवाल देखने को मिलेंगे। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने अपनी क्लासेस में काफ़ी डीप में कराया भी है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कोशिश होगी कि आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ और हमने जो क्लास में पढ़ाया है वो हम आपको प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट काफ़ी डीप में पूछा जाता है। डिमांड से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है, यानी मांग की लोच जो होती है, उपयोगिता क्या होती है, सप्लाई एक्सपेंशन कैसे होता है, सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, डिक्रीज कैसे होता है, इंक्रीज कैसे होता है। यानी आपको लगेगा कि सब कुछ एक ही जैसा, लेकिन होता कुछ एक जैसा नहीं है। ठीक, दूसरा बात, इसमें बहुत ज़्यादा सवाल आपको मार्केट्स देखने को मिलते हैं। मार्केट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से देखने को मिलेंगे। जैसे पिछली बार भी आपको देखने को मिलेगा, कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे। अगर आपको डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट बेहतर आता है, डिमांड और सप्लाई, आपको लग रहा है सर क्या ये मजाक चल रहा है, डिमांड सप्लाई तो हम ऐसे ही बता देंगे, तो ऐसा होता नहीं है। तो सवाल लगाओगे ना तो तुम्हारी डिमांड और सप्लाई हिलने लगेगी फिर सबरी। ठीक, अब इकोनॉमिक्स का दूसरा सेक्शन आता है जो इंडियन इकोनॉमी वाला सेक्शन है। तो इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है मनी एंड बैंकिंग पर। मनी एंड बैंकिंग वाले सेक्शन में फोकस करना है। आप इसमें ज़रूर देख लें कि अगर RBI कुछ करती है तो मनी सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मनी एंड बैंकिंग में भी आपको देखना क्या है, स्पेशली मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट जरूर पूछता है UPSC, और हर बार पूछ ही रहा है, हर साल पूछ रहा है, इससे सवाल हर बार आ रहा है। दूसरी बात यह है कि इसका इन्फ्लेशन वाला जो सेक्शन है वो भी यहाँ से आता है। तीसरी बात यह है कि RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या टूल्स हैं और कैसे क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला सेक्शन है, यहाँ से इसको एक बार रिवाइज कर लें। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि एक बार देख लेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP का सिर्फ स्ट्रक्चर देख लेना, काम चल जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला सेक्शन है। ठीक, और नेशनल इनकम वाला जो सेक्शन है, GDP GNP नेशनल इनकम वाला जो सेक्शन है, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। पिछले साल भी 3 सवाल आए थे, तो यहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे। तो ये आप नेशनल इनकम वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। आप याद करने के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि अगर आप जैसे पूछा गया है आपसे कि मान लीजिए कि एक कोई पिछले साल ही पूछा गया 2023 में, कि मान लीजिए कि कोई एक निवेशक है, कोई इन्वेस्टर है जो विदेशी कंपनी में निवेश करता है, तो वो कहाँ होगा, कैसे ऐड होगा, अगर उसको प्रॉफिट होता है तो वो GDP में आएगा, GNP में आएगा। ये सब सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, और हमें इसको हमने इस अपनी क्लास में भी इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराया है। कम से कम 7-8 लेक्चर पे चले जाते हैं, क्योंकि अगर आप इसे कंसेप्चुलाइज देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत आसान सवाल हैं। अगर आपने इनको याद करने की कोशिश की, रटने की कोशिश की, तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो नेशनल इनकम, और एक बात और कहेंगे हम, SDG से स्पेशली UPSC को लगाव होता है। 17 SDG हैं। तो आप इन 17 सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जो 2016 से लेकर 2030 तक के लिए एप्लीकेबल हैं, उनको एक बार आप लिस्ट वाइज याद कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि यहाँ से वो कैसे भी सवाल पूछ लेता है। ठीक है, अब जैसे एक बात और बता दें, अभी क्या हुआ है, जैसे अप्रैल में पेपर हुआ है CDS का और NDA का। अब मेरी सलाह माने आप, तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। जैसे अप्रैल में CDS और NDA का पेपर हुआ था, 21 अप्रैल को हुआ था। अब होने वाला है आपका 4 अगस्त को CAPF का क्वेश्चन है। NDA में जो GK के सवाल पूछे गए हैं, NDA में 50 क्वेश्चन आते हैं GK के। CDS में जो सवाल पूछे गए हैं 120 आते हैं। इन क्वेश्चंस को एक बार देख के जाइएगा, इनके आंसर्स लगा के जाइएगा। ठीक है, आंसर की अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, UPSC वेबसाइट पर मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर, नहीं तो आप MKC वेबसाइट पर जाइएगा और आंसर की देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे बताइएगा, हम आपको डिस्कस कर देंगे यूट्यूब पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको 20 क्वेश्चन इन्हीं 2 पेपर से मिलेंगे। आई प्रॉमिस यू दैट यू विल गेट एटलीस्ट 20 क्वेश्चन फ्रॉम दिस 2 पेपर्स। NDA CDS 2024 का जो फर्स्ट वाला सेक्शन हुआ है, जो एग्जाम हुआ है, उसमें से आने वाले हैं, पक्के हैं।
ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, जैसे जो इस बार CDS में सवाल पूछे गए हैं वो 2023 में CAPF में पूछे गए हैं, और ऐसे ही पिछली बार भी हुआ है, जो CDS 2023 फर्स्ट में पूछे गए थे वो CAPF में पूछे गए हैं। तो कई सवालों को रिपीट कर देता है, थोड़ा सा ऑप्शन बदल देगा, लेकिन अगर आपको सवाल की समझ है, क्वेश्चंस को लेकर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो रही बात, हमने कहाँ तक कर ली, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब देखें, मान लीजिए 20 एकम 20 कितना होगा, यहाँ से इकोनॉमिक्स से आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन मिलते हैं। मान लेते हैं हम इसे 12 वेटेज दे देते हैं, तो 12 और 18 30 यहाँ से हो गए, 30 और 20 30 60, करीब 90 के आसपास सवाल यहाँ से हो गया। ठीक है, हाँ, अब इसमें से मैं ये नहीं कहता कि हाँ इतने ही आएंगे, क्वेश्चंस घट भी सकते हैं, क्वेश्चंस बढ़ भी सकते हैं। 90 के बाद अब बचे आपके पास लगभग 35 सवाल। 35 में से कम 35 में से कम आपको 12 से 15 मिलेंगे क्वांटिटेटिव एंड मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के मिल सकते हैं। और उसमें से फिर इसी के साथ या तो इसमें से कुछ कम करेगा तो साइंस में बढ़ाएगा, या फिर साइंस में कम करेगा तो यहाँ बढ़ाएगा। ठीक है, बाकी बचे ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस जो जनरल साइंस के होंगे। जनरल साइंस में से केमिस्ट्री से बहुत बेसिक सवाल पूछता है। बहुत बेसिक का मतलब आपकी जो नॉर्मल बिहेवियर में है, यहाँ आप नहीं भी समझेंगे तो भी काम चलेगा। बहुत सिंपल से कोई बुक ले लीजिए, 10th क्लास तक की साइंस आती है, इसमें से बहुत कोई 30 मार्क खाने बनना होता है आपको। ठीक है, 9th और 10th क्लास की NCERT अगर आपने साइंस पढ़ी है बेहतर तरीके से तो वो हो जाएगा। मैं फिर भी कहूँगा कि आप एक बार PYQs के साथ जाइएगा, PYQs को एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ऐसी कोई बुक हो आपके पास जो PYQs को एक्सप्लेन कर रही हो तो आप देख लीजिएगा। मैं चाहूँगा कि मैं आपके लिए इस पर 2021 का, 2022 का, 2023 का एटलीस्ट कम से कम प्रीवियस 3 साल का जो क्वेश्चन पेपर है ना, विद आंसर्स विद क्वेश्चंस, एक बार आपके साथ प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूं, या सब्जेक्ट वाइज में डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, जैसे भी आपको सुविधा हो आप बताइएगा, बाकी फिर हमको जो लगेगा वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि आप पीछे हट सकते हैं लेकिन कम से कम MKC इस मामले में पीछे नहीं हटता है। हाँ, अगर आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इसमें से 50 क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हैं काट के पीट के, इसका मतलब है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। UPSC का एक रेगुलर पैटर्न है कि वो हर पेपर में अपने लिए 1/3 का नेगेटिव मार्किंग सेट करके रखता है पहले से। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत किए, ठीक है, तो योर 1 क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द राइट। ओके, जो राइट क्वेश्चन है उसमें से कट जाएगा। तो अगर आप 50 पहुँच जाते हैं, देखो मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा की, तो खैर मैं तो कह रहा हूँ कि आप अगर 125 यहाँ पर इसको 125 क्वेश्चन में से 50 भी करते हैं, आपसे कितने की उम्मीद की है, सिर्फ 40% की, है ना। आप अगर 40% भी करते हैं तो क्रॉस हो जाते हैं यहाँ पर। लेकिन मुझे पता है कि आप अगर पढ़ा है और जो हमने बताया है, अगर उतने सेक्शंस को आपने फोकस करके रखा हुआ है, उतने ही सेक्शन को अगर आप फोकस कर लेते हैं, तो आपका स्कोर कम से कम 70 के आसपास पहुँच जाएगा। 70 का मैं मान लेता हूँ कि आप 70 तक नहीं जा रहे हैं, मैं फिर भी ये मान लेता हूँ, चलो आप 65 कर लीजिएगा। अगर आप श्योर शॉट 125 में से अगर 65 क्वेश्चन नहीं कर सकते तो फिर हम क्या ही पढ़े हैं। ठीक है, तो हम पढ़ाई में हमारी कुछ कमी रह गई होगी अगर हम इतना नहीं कर पा रहे हैं तो। और हाँ, आपके पास गर्मियों का समय चल रहा है, अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका हेल्थ, एक दिन का हेल्थ आपके 1 सप्ताह की पढ़ाई बर्बाद कर सकता है। हर कीमत पर अपने आप को रिहाइड्रेट करते रहना है। दूसरी बात यह है कि भाई दिन में उधर उधर घूमने से बचें और कोशिश करें कि आप अपने रूम में बिल्कुल लॉक हो जाएं। आपके पास 60 दिन बचे हैं। CAPF की जॉब कोई हल्की जॉब नहीं होती, यानी ये देश के लिए एक सेवा है जहां आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनाया जाता है। ठीक, और कुछ ही समय के बाद आपको एक ऐसा ओहदा मिलता है जो IPS के बराबर होता है। तो यू आर नॉट लेस देन समवन, तो हम किसी से कम नहीं हैं हम लोग। तो हम इसको अचीव कर सकते हैं अगर हम नॉर्मली इस 60 डेज स्ट्रेटजी को फॉलो करें। तो अब आपको अगर ये देखना है कि इन 60 डेज़ को किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए, मैं फिर से कहूँगा आपके लिए जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो पॉलिटी का सेक्शन है। तो सबसे पहले आप पॉलिटी का सेक्शन को ख़त्म करें और उसके PYQs कुछ लगा लीजिए, जितना ज़्यादा हो इस समय पढ़ लीजिए कम से कम, क्योंकि अभी आप 2 महीने में जो आप याद कर सकते हैं, 2 महीने में आप जितना याद कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, वो आपके लिए याद बना रहेगा। आपने पहले कितना पढ़ा, यानी फ्रीक्वेंटली आप रिवीजन कर लीजिए। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो मैं कहूँगा आप 2 बार रिवीजन कर लीजिए। 2 बार अगर आपको लग रहा नहीं हम तो 2 बार भी कर चुके हैं, तो फिर आप जितना बार हो सकता है उतनी बार रिवीजन कर लीजिए। जितने भी टॉपर्स से मिलोगे उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि हमने पॉलिटी के लिए कोई अलग बुक पढ़ी है। आप सभी जानते होंगे पॉलिटी के लिए बहुत चिर परिचित किताब का नाम चलता है, M लक्ष्मीकांत है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सब लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। ठीक है, जोग्राफी के लिए NCERT पढ़ते हैं, बाकी इकोनॉमिक्स के लिए भी NCERT पढ़ते हैं। अगर आपको बुक है आपके पास इंग्लिश मीडियम में तो रमेश सिंह होगी, अगर हिंदी में है तो लाल एंड लाल की बुक होनी चाहिए, वही परफेक्ट भी है, क्योंकि उस जैसी बुक तो कोई इंग्लिश तक में भी नहीं है। लाल एंड लाल की बुक इतनी अच्छी बुक मानी जाती है।
ठीक है। तो आप यहाँ से सारे के सारे सेक्शन कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए अपनी पॉलिटी वाले सेक्शन पर, क्योंकि पॉलिटी वाला जो सेक्शन है वो आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट से सबसे पहले तैयार हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस दे देगा कि सर हमें क्या करना है। जब आप पॉलिटी से फ्री हो लेंगे, लगातार रिवीजन कर लीजिए अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो, जब आप पॉलिटी से फ्री हो जाएंगे, जब आप फ्री हो जाएंगे तब आप मॉडर्न हिस्ट्री पर जाइएगा, फिर उसके बाद आप जाइएगा एनवायरनमेंट वाले सेक्शन पर, ठीक है। ज्योग्राफी का ही सेक्शन माना जाता है वैसे वो, एनवायरनमेंट वाले सेक्शन पर, और इसी बीच में आप जनरल साइंस अपनी ख़त्म कर लीजिएगा। अंतिम तौर पर इकोनॉमिक्स पढ़िएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट तुरंत के तुरंत रिवाइज रहें, ठीक है। अंतिम तौर पर पढ़िएगा, अगर क्वेश्चन छूटेंगे भी तो भी कोई बात नहीं है कि उनमें से, क्योंकि वहाँ से अगर फिर पूछा गया कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो वो पहले से बहुत क्लियर होगा। अगर वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपसे पूछा गया तो आप कितना भी दम लगा लेना, नहीं बनेगा फिर वो, ठीक है। और हाँ, आप ये बात सोच के देख लीजिएगा कि भाई हमें 125 में बिल्कुल एकदम सटीक करना है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग 65 हम कर सकते हैं। 125 में 65 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिन लोगों के पास मैथ रीजनिंग का स्कोप है वो तो और भी बेहतर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ रीजनिंग में आप अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन आते हैं, 12 to 15 आते हैं, तो आप 15 में से 15 कर सकते हैं। टाइम आपके पास काफ़ी रहता है, ठीक है। कि आपने पॉलिटी, मॉडर्न, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, अंत मैंने कहा था इकोनॉमिक्स, और एक बात और जोड़ लेते हैं उसमें, वो ये है कि आप करंट अफेयर्स की तैयारी ऑलवेज कर ही रहे होंगे, क्योंकि एक जनरल अवेयर सिटीजन होने के नाते आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है कि आप करंट अफेयर्स को लगातार देखते रहते होंगे। नॉर्मली वैसे भी आजकल इलेक्शन चल रहा है तो हर न्यूज़ आपके कानों में रहती होगी। आप सभी सोशल मीडिया के खिलाड़ी हैं तो आप सभी के पास ये जानकारी रहती होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक संक्षिप्त तैयारी के लिए एक आपको गाइड कर देता हूँ। वो ये है कि हमारे ही MKC, NDA, CDS और CAPF के प्लेटफॉर्म पर शाम को 6 बजे वेडनेसडे को सप्ताह वाइज यानी वीक वाइज करंट अफेयर आता है, तो आप एक बार उसको देख लेंगे और उसे नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, जो आपके लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और CAPF के लिए कुछ बेहतरीन, कुछ मैं चाहता हूँ कि आपके साथ कुछ टॉपिक भी डिस्कस करूँ, तो वो टॉपिक भी लेके आऊँ, ठीक है। तो जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा वैसे यहाँ पर आपको कंटेंट डिलीवर कर दिया जाएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे तो मेरे देने से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।